चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। और प्लांट्स को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, है ना। ये आपको पता ही है सब। तो ये स्टार्टिंग की जो है इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और जो प्लांट्स या एनिमल्स और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते खुद, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ ए फिजिको केमिकल प्रोसेस, ओके, जिसमें क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। तो सनलाइट इम्पोर्टेंट है, सनलाइट होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड फोटोसिंथेसिस होगा तो सबको खाना मिलेगा। अब वाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट अगर ये पूछ लेते हैं तो दो रीजंस हैं। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, एंड सेकेंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, वो भी हमें कौन दे रहा है? प्लांट्स। और प्लांट्स भी वो कब देंगे? जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो खाना और ऑक्सीजन दोनों फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है, ओके। अब ये आप ऑलरेडी जो आपको पता है, और कुछ रिएक्शंस साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया, क्या क्या किया, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट्स, ये आप रीड कर लेंगे, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये इसके अंदर से आप खुद से रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या हुआ। और ये सब करने के बाद फाइनल जो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की हमें मिली, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बना रही है? ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी बहुत सारे रिएक्शंस स्टेप्स हैं, उस फाइनल रिजल्ट तब मिलता है हमें। फर्स्ट एक ही बार में एक रिएक्शन नहीं है कि एक बार हुआ ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, अब वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस क्या कहाँ होता है? आप हमेशा बोलते हो लीव्स में, और लीव्स भी कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन। क्यों ग्रीन? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लीफ में। लीफ में भी पर्टिकुलरली पूछे कौन से सेल्स में, तो आप बताओगे मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट उसके वॉल के साथ साथ अलाइंड होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, सो दैट सबको सनलाइट प्रॉपरली मिल सके। चलिए, अब उनको सनलाइट मिलेगी और वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको याद होगा, डबल मेम्ब्रेन है, ग्रेना है ना, थैलेकॉइड्स हैं, वो सब है। ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको याद होगा ये वाला डायग्राम, आप ऑलरेडी ये सब सीखे हुए हो, फिर से याद कर लेना। चलिए, अब यहाँ पर आ जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए मेम्ब्रेन या अंदर सब जगह एक क्या है, काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब फोटोसिंथेसिस के जो भी स्टेप्स हैं वो बटे हुए हैं कि ये प्रोसेस यहाँ होगा, दूसरा प्रोसेस वहाँ होगा, इस तरीके से, ठीक है। द मेम्ब्रेन सिस्टम, जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहे हैं? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन हैं उनका दो काम हो गए, और दूसरा स्ट्रोमा जो अंदर वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ शुगर, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ओके।
तो जो मेम्ब्रेन्स है उनका काम अलग है और जो अंदर स्पेस है स्ट्रोमा है उसका काम अलग है। मेम्ब्रेन में जो काम चल रहा है सनलाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना और एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाना। ठीक है, यानी अगर सनलाइट होगी तो ही ये प्रोसेस होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, है ना। इसीलिए इन रिएक्शंस को, क्योंकि ये सनलाइट के होने से ही हो पाएंगे, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम इनको बोलते हैं लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो सेकंड स्टेप वाली बात हो रही थी जो स्ट्रोमा में हो रहा है, उसमें लाइट हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन जस्ट इसमें लाइट रिएक्शन नाम रख दिया, तो लाइट का अपोजिट क्या होता है, डार्क, इसलिए उसका नाम रख दिया डार्क रिएक्शन। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो रिएक्शन केवल रात में होते हैं, अंधेरे में होते, नो। ठीक है, दिन में भी होते हैं वो रिएक्शन, रात में भी होते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो कितने टाइप के रिएक्शंस हो गए, लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन से हैं, इनिशियल रिएक्शन, स्टार्टिंग वाले कौन कौन से, जिसके अंदर हम सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं और सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ एनएडीपी हो रहा है, ये आते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। और इनको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज रिएक्शंस आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो पाएंगे। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं इनको। क्लियर हो गया। और दूसरे कौन से थे, बाकी रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रोमा में रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, मतलब एटीपी और एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें जो मिलता है, क्या मिलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स बनाने में। अब क्योंकि वो प्रोसेस के लिए लाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उनको जनरली वैसे कह दिया डार्क रिएक्शंस, बट वो सिर्फ डार्क में होंगे ऐसा नहीं है। ओके, अब प्लांट के पिगमेंट्स की एक बात देख लेते हैं। प्लांट पिगमेंट्स आपको पता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी डी आपने ऑलरेडी नाम सुने हैं। उसके अलावा ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ये सब पिगमेंट्स से साइंटिस्ट ने रिसर्च करा कि क्या ये सब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं या कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इक्वल करते हैं, क्या करते हैं। तो ये ग्राफ में आपको शो किया हुआ है इनका, लाइट की वेवलेंथ है ये। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस स्पीड पे काम हो रहा है, कितनी वेवलेंथ पे कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब उन्होंने पिगमेंट्स की स्पीड से मैच करा, तो एक ग्राफ लगभग दोनों सेम काइंड ऑफ पैटर्न पे आ गए। तो ये जो पैटर्न था, ये फर्स्ट वाले में देखो, ब्लू लाइन किसके लिए है, क्लोरोफिल ए। तो इससे पता चला कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन पिगमेंट इज़ क्लोरोफिल ए। और बाकी सब दूसरे क्लोरोफिल भी कर रहे हैं, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, लेकिन वो लाइट अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल इज़ द मेन पिगमेंट एंड बाकी जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, लाइक ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
लाइट एब्जॉर्ब करने में एंड ट्रांसफ़र द एनर्जी। ओके, चलिए अब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। लाइट रिएक्शन क्या था? जो लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। अब लाइट को एब्जॉर्ब करना है, सबसे पहले ये बोला था ना, उसमें जो सनलाइट आ रही है उसको क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, लीफ के अंदर लेंगे। ठीक है, तो उसको लेने के लिए पिगमेंट्स का सेट इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे पिगमेंट्स एक साथ प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर दो टाइप के फोटो सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, दो ग्रुप बन गए, एक है PS1 और एक है PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और इनके अंदर क्या है, वो लोकेशन है जिनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। जैसे एंटीना होता है ना सिग्नल कैच करने के लिए, उस तरीके से हो गई ये, समझ लीजिए। ठीक है, उनका काम है सिर्फ सिग्नल कैच करके आगे देखना। वो स्क्रीन पे उस एंटीने के ऊपर ही पिक्चर नहीं दिख जाती है ना, एंटीना सिर्फ सिग्नल कैच करके आगे भेज देगा और जो प्रोसेस होना है आगे होगा। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस PS1 और PS2 दो ग्रुप में हैं और इनका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, बस इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होगा, वो अलग होता है। तो ये काइंड ऑफ एंटीना की तरह फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को। ठीक है, और जो क्लोरोफिल ए है उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ओके, अभी जो क्लोरोफिल ए है ये दो टाइप का है। PS1 में अलग मॉलिक्यूल है, PS2 में अलग है। क्या अलग है उसमें कि इसकी जो लाइट सन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ये अपना काम कर पा रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, PS1 में तो इसका जो काम है 700 नैनोमीटर पे ये फंक्शन करता है, तो वहाँ पे हम इसको बोलते हैं P700, है क्लोरोफिल ए ही, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ पे ये काम करता है। तो एक 700 पे काम करता है उसे बोलते हैं P700 मॉलिक्यूल, और एक दूसरा 680 नैनोमीटर पे काम करता है उसे बोलते हैं P680 नैनोमीटर। P680 वाला कहाँ प्रेजेंट है? PS2 में। 700 कहाँ प्रेजेंट है? PS1 में। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रिएक्शन सेंटर हो गया, क्लियर हो गया आपको। ऊपर से लाइट आ रही है, एब्जॉर्प्शन हुआ, पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब करा, कलेक्टिवली दो PS1 PS2 दो ग्रुपिंग हैं, वहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर जो उनको यूज़ करेगा। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है ये देखो, ये लिखा है LHC और LHC, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहले वाला किसका पार्ट है? PS2 का, और दूसरा है PS1 का। इसमें क्या क्या चल रही है, हमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, सनलाइट आई, दोनों अपना काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस एब्जॉर्प्शन से अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से रिएक्शन हो रहा है, एंड ATP एंड NADPH बन रहा है। ठीक है, ATP और NADPH ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी ATP और NADPH बनाने के लिए इनको जो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आ रही थी, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक्सेप्टर मतलब जो ले रहा है, लेने को तैयार है इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन कहीं से रिलीज़ होना चाहिए ना, आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर H2O ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा। ये देखो, H2O से क्या बना? ऑक्सीजन अलग हो गई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन अलग 2E- और प्रोटॉन 2H+ अलग हो गए, और यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, निकले हैं, ये
मूव कर रहे हैं और इसकी मूवमेंट से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जब तक स्प्लिट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। और कहाँ पे स्प्लिट हो रहा है ये, कौन से इसमें, PS2 में। ओके, PS2 से कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मूव करते करते PS1 में जाते हैं और आगे वो प्रोसेस अपना चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बन कहाँ पर रहे हैं, PS2 में। और कैसे बन रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होना। ठीक है, ATP बोलते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बना किससे, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इसके पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होने का ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक, ऐसी दूसरी चीज़ हमने देखी, NADP प्लस था वो बन गया NADPH। ठीक है, तो इसमें भी फॉस्फेट की अटैचमेंट आ रही है, प्लस हाइड्रोजन भी अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ओके, तो अब ये फॉस्फोराइलेशन होने के लिए एनर्जी, ये जो फॉस्फोराइलेशन हो गई, दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गए, तो जुड़ने के लिए बीच में बॉन्ड बना ना, तो बॉन्ड बना यानी कि एनर्जी लगी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ना। कहीं पे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो ATP मॉलिक्यूल आता है और वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसमें से एक फॉस्फेट हट जाता है, तो एक फॉस्फेट वापस हटने के चक्कर में उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ओके, तो ATP बनाना का मतलब हम इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ATP क्या कर रहा है, एनर्जी कैरी कर रहा है। तो इसको बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ATP की फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये ATP कब बना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए हुआ ये फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये पाया गया कि क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो रिएक्शन चल रहा है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन का, हमने देखा दो सिस्टम है, PS1 और PS2। और ATP या NADPH बनाने के लिए दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, दूसरे को बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये जो अभी हमने पहली फिगर देखी ये वाली, ठीक है, इसमें PS1 भी यूज़ हो रहा है, PS2 भी यूज़ हो रहा है, दोनों यूज़ हो रहे हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो कैसे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, LH से इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 1 पे गया, फिर नीचे गया LH पे, फिर वापस गया। ठीक है, यानी जिगजैग ऐसे मूवमेंट चल रही है ना। तो ये वाला सिस्टम हो गया, एक तरफ से मूवमेंट चल रही है जाके दूसरी तरफ ख़त्म। हमेशा नीचे से यहाँ से शुरू होगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, नीचे पानी ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, मूव करा ख़त्म, मूव करा ख़त्म, चल रहा है ना। तो ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक होगा, इधर से गया घूम के वापस आ गया, है ना। तो ये तो हो गया पहला वाला, ये सिस्टम जो अभी हमने देखा, दिस इज़ नॉन साइक्लिक। और इसके अंदर जो जिगजैग पैटर्न बनता है इसलिए इसको Z शेप भी कह देते हैं। ठीक है, Z अल्फ़ाबेट होता है ना लास्ट वाला Z। ओके, और दूसरा प्रोसेस है साइक्लिक। अब साइक्लिक देख लेते हैं कौन सा, ये है साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS
PS1 काम कर रहा है, दोनों फोटो सिस्टम नहीं है, PS1 केवल अकेला काम कर रहा है। और ये कब काम करता है, जब लाइट इंटेंसिटी में लाइट की वेवलेंथ कितनी है, P700, 700 नैनोमीटर वाला है लाइट, तो 700 नैनोमीटर पर सिर्फ PS1 काम करेगा। ठीक है, वहाँ पर उसने सनलाइट से एक्टिवेट हुआ और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे उसकी मूवमेंट करा रहा है, मूवमेंट से एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाता है, इसी के पास। ये फिर उसको नेक्स्ट एटीपी बनाने के लिए भेजता है, वो एटीपी बनाकर फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसी हो गई, साइक्लिक। तो साइक्लिक में PS1 काम करता है और नॉन साइक्लिक में दोनों सिस्टम काम करते हैं, PS1 और PS2 मिल के काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देख लो, थोड़ा सा जूम कर दूँ। फोटोफॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज़ इट, डेफिनेशन देखो। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं साइक्लिक क्या है। जब दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं, व्हेन द फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2 बोथ आर वर्किंग, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इन दोनों के अंदर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फॉर्म में, और ये Z स्कीम हमें देता है। ठीक है, हो गया। और इसके रिजल्ट में ATP और NADPH दोनों बनते हैं, ATP एंड NADPH दोनों बन रहे हैं। ठीक है, ओके, ये कौन सी था, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों सिस्टम काम करेंगे, इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं, और रिजल्ट में हमें ATP और NADPH दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब आ गया सिर्फ जब PS1 काम कर रहा है, PS1 अकेला काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन PS1 के अंदर ही घूमते रहते हैं। ओके, और एक साइक्लिक फ्लो आ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, और इसके रिजल्ट में केवल और केवल ATP बनता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट में हमें क्या मिला, ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP। ओके, और ये कब होगा, जब 700 नैनोमीटर यानी कि 680 से ज़्यादा, 680 पे हो रहा है तो PS2 एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट आई है, 700 या उससे ऊपर की, तो PS1 काम करेगा अकेला, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ओके, एक क्वेश्चन याद है कि इसकी लोकेशन का बताओ, कहाँ पर हो रही है। क्लोरोप्लास्ट में हो रही है वो ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी एग्जैक्टली कहाँ पर हो रही है। हमने स्टार्टिंग में देखा था लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन्स में, है ना। अब मेम्ब्रेन में भी सब, पूरी मेम्ब्रेन में सब काम चल रहा है, या PS1 PS2 की लोकेशन थोड़ी अलग है। तो ये देख लो लोकेशन किसकी लोकेशन है, ये PS1 की, इज इन द स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला में साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोर्स। ठीक है, PS1 अकेला वाला जो काम कर रहा है कहाँ पर है, स्ट्रोमा लैमेला, और नॉन साइक्लिक वाला कहाँ पर काम कर रहा है, इन द लैमेला ऑफ ग्रेना। ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट, मेम्ब्रेन या लैमेला ऑफ द ग्रेना,
हैव बोथ PS1 एंड PS2। ठीक है, तो PS1 और 2 दोनों हैं, यानी कि जेड स्कीम कहाँ पर हो रही है, ग्रेना की मेम्ब्रेन में, और स्ट्रोमा लेमेला में क्या हो रहा है, PS1 वाला काम, यानी कि साइक्लिक। ओके, चलिए अब ये केमिकल हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना, ये हम बाद में समझेंगे। अभी आपके लिए यहाँ तक आप एक बार अपना रीड कर लीजिए। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन एंड वाटर ऑफ स्प्लिटिंग की भी इक्वेशन। ठीक है।